नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जो आज की जो हमारी क्लास है वो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूनिट एक्चुअली होती क्या है। तो देखिए, यूनिट एक्चुअली क्या होती है कि जो हमने हमारे आउटर में हमारे चारों तरफ जो फिजिकल क्वांटिटीज देखी, और इस तरीके से बेसिस पे लास्ट टाइम मैं आप लोगों को बता चुका था कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। उनको रिप्रेजेंट करने के हमने एक सिंपल छोटी छोटी सी यूनिट बनाई। अब यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जैसे कि लेंथ। अब लेंथ का हमने क्या करा, एक छोटा सा एक टुकड़ा माना जिसको हमने 1 मान लिया। अब 1 मान लिया यानी इतने ही बड़े बड़े अगर मैं 5 टुकड़े ले आता हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे कि अगर उसके एक छोटे से टुकड़े को हमने 1 मान लिया, और 1 मतलब 1 मीटर मान लिया। अब वो जो 1 मीटर हमने माना है वो उस 1 मीटर को क्या बोलेंगे कि वो लेंथ का स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड हमने उसको बना दिया, और इतनी बड़ी लेंथ पूरी दुनिया में हमने बता दी। और दुनिया में सब, अब जैसे ही मैं 1 मीटर बोलता हूं, इतनी बड़ी लेंथ बताता हूं, तो उसको सभी पहचानते हैं। क्यों सब पहचानेंगे? क्योंकि उसी को हमने स्टैंडर्ड बना दिया, उसी को हमने हमारे चलन में ले आए। तो ये जो हमारे पास एक यूनिट बनी यहां से यहां तक, ये इतने डिस्टेंस को जो स्टार्टिंग में हमने माना, उसे हम स्टैंडर्ड, जो पहली बार हम जो मानते हैं उसे हम कहते हैं यूनिट। यानी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड स्टार्टिंग में हम लोगों ने माना, जिसको हमने 1 नाम दिया, ठीक है, और उसी को हमने क्या बोला, उसकी यूनिट। अब अलग अलग क्या होते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए, तो आज के क्लास में हमें यही पढ़ना है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती है, उसका किस तरीके से उसको डिफाइन किया। और यूनिट मैं आप लोगों को लास्ट क्लास तक बता चुका हूं कि यूनिट की एक ऐसी डेफिनेशन होना चाहिए, जो हमने जो यूनिट बनाई है वो यूनिट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज या 200 साल बाद या 300 साल बाद या 500 साल बाद पता चले वो खराब हो गई, या फिर क्या होगा कि उस यूनिट में उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गया। तो हम चाहते हैं हमारे यूनिट जो होना चाहिए एकदम स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट है, और यूनिट की हम एक परफेक्ट डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस बेसिस पे हमने उसकी डेफिनेशंस बनाई है। तो आज का लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले फिर से बच्चों आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप जब भी मेरा वीडियोस देखते हो तो आप प्लीज अपने साथ में पेन कॉपी लेके जरूर बैठिए, और आप जो भी अगर आपको लगता हो वीडियो को पॉज कर करके आप अपने हाथ से नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि उसी से आपका क्या होगा, आपका नॉलेज ग्रो करेगा और आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। और साथ ही साथ में मैं आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं, तो आप लोग ये कोशिश कीजिए कि आप रेगुलर बेसिस पे उन वीडियोस को देखें। अगर आप बीच बीच में स्किप कर जाएंगे या नहीं देखेंगे या उसका स्टडी नहीं करेंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बट कंटिन्यूस पढ़ो, रोज पढ़ो। अगर आप एक दिन बैठ के पूरे 5-6 वीडियो एक साथ पढ़ लोगे तो भी आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना थोड़ा थोड़ा रेगुलर पढ़ने पे होगा, ठीक है। तो एक कंटिन्यूटी की आदत डालिए। चलिए, तो बिना कोई समय गवाए हम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास में क्या है, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, यानी उन यूनिट्स की हम लोगों को डेफिनेशन बतानी है, उनको अच्छी तरीके से हमें बताना है कि किस तरीके से हमने उसको डिफाइन किया। अब सबसे पहले तो एक बेसिक क्वांटिटी जो है हमारे पास, तो बेसिक क्वांटिटी जनरली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर से। इसका मतलब यहाँ पर मीटर क्या है, तो मीटर जो है वो लेंथ की यूनिट है। और कैसी यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, जिसको स्टार्टिंग में हमने बनाया, हमने किस तरीके से उसको डिफाइन किया, ठीक है। तो हमने किस तरीके से लेंथ को डिफाइन किया, तो लेंथ को डिफाइन करने के लिए हमने जो हमारा स्टेटमेंट या डेफिनेशन बनाई, या उसको तरीका बनाया कि कितने को हम 1 मीटर बोलेंगे, कितने डिस्टेंस को हम एक्चुअली 1 मीटर बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल 1/so many of a second। अब क्या था कि हमने ये डेफिनेशन बनाई, लेकिन फिर क्या हुआ कि मतलब सबसे पहले बात आपके मन में भी ये ख्याल आया होगा कि सर ये डेफिनेशन तो बनाई, लेकिन इतनी टफ डेफिनेशन बनाने की क्या जरूरत थी, हम एक सिंपल सी डेफिनेशन क्यों नहीं बना सकते, या इतना टफ लैंग्वेज का हमने यूज क्यों करा। तो उसके पीछे भी कुछ कारण है। सबसे पहली बात तो जब मैंने आप लोगों को जो हमारे यूनिट किस तरीके की होना चाहिए, तो उसमें सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी कि यूनिट जो है वो समय के साथ बदलनी नहीं चाहिए।
ठीक है। अब स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक्चुअली क्या था, तो हमने स्टार्टिंग में एक्चुअली लोहे का एक पीस लिया और लोहे के एक पीस को लेकर इतना बड़ा मान लिया, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का इतना मानने के बाद इतनी डिस्टेंस को हमने जैसे 1 मीटर बोल दिया। अब जैसे हमने 1 मीटर बोल दिया तो शुरुआत में हमने जब इसको 1 मीटर माना तो लेकिन हमें पता चला कि यार यहाँ पर क्या होगा कि लोहे के अंदर जंग लगेगा, रस्टिंग होगी, ये केमिकल रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्शन करने के बाद वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। एक मतलब 2 साल बाद, 10 साल बाद, 500 साल बाद, यानी आज जो हमने किसी डिस्टेंस को ये छोटा हो जाएगा, आज जो डिस्टेंस को हम 1000 मीटर बोल रहे हैं वो हो सकता है कि उसी स्टैंडर्ड से जब हम उसको मेजर करें तो 500 साल बाद क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। फिर उस 1000 डिस्टेंस को जब हम नापने जाएंगे तो हमको 1001 मिलेगा। यानी हमने जो हमारा स्टैंडर्ड जो 1 मीटर बनाया है वो 1 मीटर अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। फिर हमने क्या सोचा कि यार एक काम करते हैं, ये 1 मीटर को हम लोहे की बनाने के बजाय कुछ ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसमें रस्टिंग ना हो, जो केमिकल रिएक्शन ना करे और जिसको हम बहुत सिक्योरिटी में, बहुत स्टैंडर्ड कंडीशन में रखेंगे। तो हमने एक्चुअली क्या लिया, प्लेटिनियम की रॉड ली। ठीक है, तो प्लेटिनियम जनरली किसी से रिएक्शन नहीं करता, तो प्लेटिनियम की रॉड ले और उसके अंदर और भी उसको मस्ट रिक्वायर्ड कंडीशन में हमने रख दिया। मतलब किस तरीके से, एक एसी, बढ़िया एसी रूम में रख दिया ताकि उसके अंदर का जो टेम्परेचर वगैरह हमेशा मेंटेन रहे। हमने ये कोशिश करी कि इसकी जो कंडीशन हो सकती है इसके चेंज होने की, वो सारी कंडीशन हम उसको प्रोवाइड ना करवाएं। एक जैसी कंडीशन उसको एसी रूम में रखा, कभी उसका टेम्परेचर बढ़ने नहीं दिया, उसके पास ऑक्सीजन गैस की जगह हमने नाइट्रोजन गैसेस रखी ताकि वो रिएक्ट नहीं करे, और इस तरीके से सारी प्रोसेस हमने यूज करी। और यूज करने के बाद हमने प्लेटिनियम की रॉड को 1 मीटर हमने मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया। ठीक है, अब काफी दिनों तक उसको स्टैंडर्ड बिल्कुल सही माना गया, लेकिन पिक्चर यहां पर जब बदल गई जब किसकी, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी वाली थ्योरी आई। अब आइंस्टाइन की रिलेटिविटी वाली थ्योरी आई तो उसकी वजह से उस चीज को क्या इफेक्ट हुआ, तो देखिए उस चीज को कुछ इस तरीके से इफेक्ट हुआ। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी वाली थ्योरी क्या बोलती है कि जो भी चीज स्पीड में होती है या जो भी चीज मूव कर रही होती है, स्पीड कर रही होती है, अगर उसके स्पीड में चेंजेस आता है तो उसकी लेंथ भी बदल जाती है। अब ये जब थ्योरी, आइंस्टाइन ने अपनी रिलेटिविटी थ्योरी से जब ये चीज कहा तो फिर क्या हो गया कि मतलब शुरुआत में समझना बहुत मुश्किल था रिलेटिविटी थ्योरी को। शुरुआत में जब आइंस्टाइन किसी को समझाते थे नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज धीरे धीरे उनकी थ्योरीज को हम समझने लगे हैं और एग्री करते हैं उस बात को। तो लेकिन ये कैसे कि जब कोई स्पीड में बढ़ेगा या कोई चल रहा होगा या कोई बॉडी मूव कर रही होगी, स्पीड में होगी, तो उसकी लेंथ वेरी कर जाएगी, लेंथ बदल जाएगी। अब ये फिनोमेना जैसे ही आया तो हमने जो प्लेटिनियम की रॉड को सारी स्पेशल कंडीशन में रख रखा था, तब भी क्या हो गया कि उस मीटर के ऊपर, उस लेंथ के ऊपर फर्क पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि अर्थ भी मूव कर रही है, और अर्थ मूव कर रही है तो उसके साथ प्लेटिनियम की रॉड भी क्या है, मूवेबल कंडीशन में है। इसका मतलब क्या है कि उसके साथ भी वेरी हो सकता है। तो थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं किस तरीके से स्पीड के साथ वेरिएशन होता है। देखिए, समझिए कि एक्चुअली क्या है कि आप इसको कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, ये हमारे पास एक पाइप सिस्टम है। अब एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैंने यहां पर क्या करा, इसमें एक धागा बांध दिया इस तरीके से, ठीक है, और धागा बांध के यहां पर एक वेट लटका दिया, ठीक है, और यहां से यहां पर एक पत्थर बांध दिया, ठीक है। अब एक पत्थर बांध दिया और आपने ये छोटा सा प्रैक्टिकल कभी आप बिल्कुल करके देखिएगा। इस तरीके से होलो पाइप ले लिया, यहां पर नीचे एक पत्थर, अब मैं इसको घुमा रहा हूं तो अब ये क्या हो रहा है, एक्चुअली ये अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। अब सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, हमने एक जैसी स्पीड रखी। अब एक जैसी स्पीड रखी तो इसके ऊपर क्या होता है, सर्कुलर पाथ की वजह से जब इसके ऊपर तो बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो आप ये थोड़ा सा आप जैसे आप इसके एडवांस क्लासेस में जाओगे, इन चीजों को थोड़ा सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है ये सब समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने बहुत बार ये चीज भी देखी होगी कि जब हम गोल गोल घूमते हैं तो हमारे हाथ ऑटोमेटिकली इस तरीके से हो जाते हैं। क्या होता है कि हमारे जब भी कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसके बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगता है और एक अंदर की तरफ भी फोर्स लगता है। तो खैर अभी यहाँ पर अब मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं, तो इसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है और मान लेते हैं हमने यहां से यहां तक की इस डिस्टेंस को 1 मीटर बोल दिया।
अब 1 मीटर बोल दिया, इसकी स्पीड हमने फिक्स रखी, तो अभी तक तो ठीक है जब तक हमने इसकी स्पीड फिक्स रखी। लेकिन जैसे ही हम इसकी स्पीड बढ़ाते हैं, तो जैसे आप क्या देखोगे कि जैसे आप इसकी स्पीड बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा, इस तरफ इसकी जो पोजीशन है ये घूमते घूमते थोड़ा सा यहां आ जाएगा। अब थोड़ा सा घूमते घूमते यहां आ जाएगा तो ये सर्कुलर पाथ इस तरीके से ट्रेवल करेगा और ये वेट जो है अब नई पोजीशन यानी हल्का सा ऊपर खसक जाएगा। इसका मतलब जो हमने 1 मीटर माना था वो 1 मीटर तो अब चेंज हो गया। यानी हम ये देख पा रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा पा रहा है कि स्पीड की वजह से लेंथ के ऊपर फर्क पड़ रहा है। ठीक है, या हम एक और एग्जांपल की तरह मैं आप लोगों को समझा सकता हूं कि मेरे पास क्या था, शुरुआत में जो स्प्रिंग था, ठीक है, एक छोटा सा स्प्रिंग, कुछ इस तरीके से मैंने एक स्प्रिंग को माना और यहां पर क्या करा, स्प्रिंग के साथ में एक वेट मान लिया। ठीक है, अब ये स्प्रिंग ऐसा है, थोड़ा सा अच्छा मतलब इस तरीके से स्प्रिंग है। अब क्या कर रहा हूं कि स्प्रिंग है, अब जैसे ही मैं इसको इस तरीके से घुमाना चालू करूंगा तो हमने क्या देखा कि हमने जब हमारे सिस्टम को 1 मीटर इतना माना, ठीक है, स्प्रिंग की इस लेंथ को हमने 1 मीटर माना, लेकिन जब मैं इससे इसी तरीके से सर्कुलर पाथ पे जब इसको मूव करवाऊंगा तो हम क्या देखेंगे कि इसकी अब पोजीशन क्या हो जाएगी, वो स्प्रिंग थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, यहां आ जाएगा और अब हमारा 1 मीटर बदल गया। या फिर हम स्पीड अगर अब बहुत ज्यादा कम करते हैं, जैसे इस एग्जांपल में मैं फिर से आता हूं कि स्पीड जब हम कम करते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि इसके ऊपर फोर्स कम लगने लग जाएगा, ये इसके पास आते जाएगा और एक बार अगर हम स्पीड पूरी 0 कर देंगे, वो अगर चल ही नहीं रहा होगा तो पार्टिकल यहां आ जाएगा, ये नीचे खसक जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये न्यूटन की रिलेटिविटी थ्योरी को एक समझने का एक छोटा सा एक एग्जांपल मैंने बताया। अब इसी तरीके से हमारे साथ में क्या होता है, तो बोले सर कि ये सारी चीजें तो ठीक है इसमें हो रही है, लेकिन प्लेटिनियम इरिडियम में ऐसा क्या हो रहा है? तो एक्चुअली क्या होता है, दुनिया के जितने भी मेटल होते हैं या जितने भी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, उन सारे सॉलिड मटेरियल्स की एक खासियत होती है कि वो क्या होता है, एटम से मिलकर बने हुए होते हैं और वो सारे एटम्स जो होते हैं एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के जरिए क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक्चुअली क्या होता है, तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक तरीके से स्प्रिंग जैसे काम करते हैं। ये यानी एक बॉन्ड मतलब एक एटम दूसरे एटम से या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के जरिए बंधे रहते हैं और ये क्या होते हैं, स्प्रिंग जैसे काम करते हैं। अब हालांकि ये स्प्रिंग इस तरीके के स्प्रिंग से क्या होता है, बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन फिर भी स्प्रिंग वाला फोर्स है उनके बीच में। यानी हम जरूरत पड़े तो इन दो मॉलिक्यूल को पास में कर सकते हैं और जरूरत पड़े तो मॉलिक्यूल को दूर कर सकते हैं। अब जरूरत पड़े इसका मतलब क्या है कि जब हमने हमारे एक स्टैंडर्ड को वहां पर क्या करा, इस प्लेटिनियम की रॉड को, ठीक है, हमने कहां पर, हमारे लेबोरेटरी में सारी रिक्वायर्ड कंडीशन में रख के उसको बिल्कुल रखा होगा, तो हम अब ये जानते हैं कि हमारी अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पे घूम रही है। अब हमारी अर्थ अगर एक्सिस पे घूम रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसके साथ साथ ये प्लेटिनियम की रॉड भी घूम रही होगी। ठीक है, अब अगर ये प्लेटिनियम की रॉड घूम रही होगी तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा और ये अपने ओरिजिनल लेंथ से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगी। ये लेंथ समझ पा रहे हो आप लोग, सभी लोग इस एग्जांपल से, कि कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, वो एक्स्ट्रा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो क्या हो रहा है कि जैसे अगर मैंने इस चीज को यहां पर घुमाया तो ये पार्टिकल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, इधर बाहर फेंकाना चाहते हैं तो इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो प्लेटिनियम को हमने जब रखा था स्टैंडर्ड, जिसको 1 मीटर मान के रखा था, तो वो इस तरीके से अपने अर्थ मतलब अपने अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो वो भी अर्थ के साथ में घूम रहा है। इसका मतलब उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो एक दूसरे से, जो स्प्रिंग वाले फोर्सेस हैं वो एक दूसरे से खिंचा के ये अपनी ओरिजिनल लेंथ से कुछ ना कुछ बड़ा हो चुका होगा या बड़ा रहता ही है। अब बोले सर ऐसा तो ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो हमेशा अर्थ पे रहेंगे, तो हमेशा वही अर्थ की जो स्पीड है वो पूरे सभी दूर करीब एक जैसी रहती है। तो बोले सर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, तो बिल्कुल सही है। लेकिन हमें जरूरत कब पड़ने लगी, जब हम एडवांस लेवल की बात करने लगे। अब एडवांस लेवल की बात करने लगे मतलब क्या होगा कि यहां से जैसे मैं मार्स पे जाना चाहता हूं, अब यहां से मैं मार्स पे जाना चाहता हूं तो मैंने एक मीटर जो अपना स्टैंडर्ड था वो अर्थ से मेजर करके ले गया।
अब अर्थ से जब मैं 1 मीटर स्टैंडर्ड मेजरमेंट करके ले गया, अब यहां पर क्या हुआ कि जब मैं मार्स पे गया तो मार्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन वो क्या है, थोड़ा सा अर्थ के मुकाबले बदल जाता है। अब अर्थ के मुकाबले बदल जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर अब वही प्लेटिनियम इरिडियम की रॉड क्या हो रही होगी, थोड़ी सी कम घूम रही, मतलब थोड़ी सी उसकी स्पीड कम हो गई होगी, तो वो सिकुड़ गई होगी। इसका मतलब यहां के है कि जब मैं अर्थ से वही स्टैंडर्ड मेजरमेंट 1 मीटर का मेजरमेंट लेकर मार्स तक नापता हूं तो मेरे पास एक अलग डिस्टेंस मिलेगी, और जब मार्स से मैं अर्थ तक का डिस्टेंस मार्स के एक्सिस ऑफ रोटेशन के उसी प्लेटिनियम इरिडियम से अगर मैं नापता हूं तो यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस अलग मिलेगा। तो ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, यानी जब हमने हमारे इस फिजिकल क्वांटिटी को जब हमने प्लेटिनियम इरिडियम से जब बनाया था तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट ये होने लगी थी कि जो हमने एक स्टैंडर्ड जो 1 मीटर बनाया था वो अर्थ पे अलग हो जाता था, मार्स पे अलग हो जाता था, मून पे अलग हो जाता था। और जिससे जब हम एक प्लेनेट से, जब रॉकेट से एक मतलब अर्थ से मून पे जाने की बात कर रहे हैं या अर्थ से मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं, तो पता चले हमने यहाँ से हमारा जो कैलकुलेशन किया, हम उस टाइम पे मार्स पे पहुंचना चाहते थे, उससे 1000 किलोमीटर दूर हो गए। तो छोटी सी भी गड़बड़ी से क्या हो जाएगा, एक बहुत 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 सारा डेविएशन आ जाएगा, बहुत सारी एरर आ जाएगी हमारे कैलकुलेशन में या हमारे प्रैक्टिकल में। तो ये हमारे सामने एक बेसिक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो इसीलिए हमने क्या सोचा, अब इसलिए हमने ये सोचा कि हमें कोई सा एक ऐसा स्टैंडर्ड लेना चाहिए या कोई सी ऐसी चीज लेना चाहिए जो पूरे यूनिवर्स में एक जैसी हो, कभी ना बदले। अब कभी ना बदले तो हमने हमारे जो फिजिकली देखा हमने कि क्या नहीं बदलता है, तो हमने ये देखा स्पीड ऑफ लाइट नहीं बदलती। तो लाइट की एग्जैक्ट स्पीड जो होती है वो कितनी होती है, तो लाइट की एग्जैक्ट स्पीड होती है 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो हुए एकदम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। हालांकि इसको बहुत बार 3 × 10⁸ भी लिखते हैं, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने एक्चुअली मीटर पर सेकेंड में थोड़ा सा इसको इजी करके याद करा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है। अब हमने ये देखा, हमने हमारे प्रैक्टिकल किए, हमें ये पता लगा कि लाइट जो है अगर अर्थ पे देखें तो अर्थ पे लाइट की स्पीड यही होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या एग्जैक्ट वैल्यू यही होती है। मार्स पे चले जाएं तो भी लाइट की एग्जैक्ट वैल्यू यही होती है, मून पे चले जाएं तो यही होती है, वैक्यूम में यही होती है। हालांकि थोड़ा सा जब हम मीडियम चेंज कर देते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, लेकिन अगर वैक्यूम की बात करें फिर हम यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में चले जाएं तो हमेशा 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 हमें लाइट की स्पीड यही मिलेगी। समझ पा रहे हो सभी लोग? बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो वीडियो तो आप प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। तो यहां पर अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लाइट की स्पीड जो थी हमने देखा अर्थ पे भी वही है, मून पे भी वही है, एयर और वैक्यूम में तो कोई चेंजेस नहीं आता है। तो हमें जो हमारा 1 मीटर स्टैंडर्ड मानना था वो हमने फिर किसके कंपैरिजन में या किसको देखकर माना, तो हमने लाइट को यूज करके माना। ठीक है, अब जो लाइट की स्पीड होती है वो कितने होती है, तो लाइट की स्पीड होती है 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकंड में लाइट इतना ट्रेवल कर सकती है। अब लाइट 1 सेकंड में इतना मीटर ट्रेवल कर सकती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 1 मीटर ट्रेवल करने में वो कितना टाइम लगाएगी, तो 1/so many मीटर्स। इतनी बात सभी को समझ में आई? ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जो लाइट होगी वो 1 मीटर, यानी क्या होगा कि लाइट जब एयर और वैक्यूम में चल रही होगी तो 1 मीटर डिस्टेंस हम किसको मानेंगे कि जब उसके इतने सेकंड में, ठीक है, मतलब 1 सेकंड में लाइट इतनी मतलब इतने सेकंड में लाइट जितना ट्रेवल करेगी उस ट्रेवल की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे कि ये है स्टैंडर्ड 1 मीटर। तो उम्मीद है बच्चों यहां पर आपको समझ में आया होगा हमको इतनी टफ डेफिनेशन क्यों बनानी पड़ी। क्योंकि देखिए ये यूनिट और मेजरमेंट्स स्टार्टिंग में जो हमने स्टैंडर्ड यूनिट बनाया, लेकिन क्या होता है कि मैंने आप लोगों को पहले से बताया है कि साइंस में, फिजिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं है। कोई नई थ्योरी आएगी, कुछ नया इन्वेंशन होगा और हमें समय के साथ उसे बदलना पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों को पूरी एक आपको फिनोमिना बताया, पूरा एक तरीका बताया कि किस तरीके से हमारी यूनिट चेंज होती गई। ठीक है, तो आज जो हमारी लेंथ को यानी 1 मीटर को मेजरमेंट करने की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये है।
तो आपको ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन बहुत अच्छे से लर्न करना है। हालांकि इसके ऊपर आप लोगों को कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये आपको अच्छे से लर्न करना है आपके एग्जाम्स में, या इसके थ्योरेटिकली क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये लेंथ के बारे में बताया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो बेसिक क्वांटिटी नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बेसिक क्वांटिटी, दैट इज मास। अब सेकेंड बेसिक क्वांटिटी हमारे पास है मास। मास को मेजर करते हैं हम किससे? किलोग्राम से। अब मास को हमने मेजर किया किलोग्राम से, और उसको रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल बनाया वो केजी बनाया। ठीक है, लास्ट क्लास में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या बनाई कि हमने 1 किलोग्राम किस तरीके से, तो देखिए 1 किलोग्राम जो हमने जो वेट बनाया, जो मास बनाया, ठीक है, वेट नहीं मास बनाया, तो मास एक्चुअली हमने जो 1 kg बनाया वो हमने अभी तक किसी दूसरे हिस्से से उसको कंपेयर नहीं करा। दूसरे हिस्से से कंपेयर नहीं करा, इसका मतलब क्या है कि हम यूनिवर्स में कहीं पर भी हिस्से चले जाए हमने उस फिनोमिना को यहाँ पर हमारे मास के साथ ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करवाया इसमें। तो एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो मास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ये स्टार्टिंग में जो मास की जो सिंपल डेफिनेशन जो बनाई थी आज भी वही चल रही है। ठीक है, तो क्या है, तो द किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम कीप्ड एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एट सेवर्स नियर पेरिस, फ्रांस। अब देखिए थोड़ा सा ये समझना कि यहाँ पर क्या था कि फ्रेंच में एक इंटरनेशनल ब्यूरो है जहां पर क्या है कि वेट और मेजरमेंट का इंटरनेशनल ब्यूरो है, जहां पर क्या कर रखा है सारे जो यूनिट और मेजरमेंट की जो स्पेशल जो स्टार्टिंग के प्रोटोटाइप है वो वहां पर रखे गए हैं। अब स्टार्टिंग में प्रोटोटाइप का मतलब यहाँ पर समझिए, प्रोटोटाइप, हाँ ये। अब इस प्रोटोटाइप वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है कि स्टार्टिंग में जो मास को हमने क्या करा, सबने इकट्ठा होके एक मान लेते हैं एक छोटा सा एक वेट उठाया। अब वेट उठाया और उसको उठाने के बाद बोला कि ये है 1 kg, और उस 1 kg को हमने स्टैंडर्ड मान लिया, और उस स्टैंडर्ड को हमने क्या करा, एक बिल्कुल ऐसी फुलफिल कंडीशन में एसी रूम में, ताकि उसमें कोई रस्टिंग ना हो, कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, एसी उसके चारों तरफ कंडीशन बना के रख दिए। और वो कहाँ पर है? फ्रांस में, पेरिस में, और पेरिस के पास एक गांव है जिसको जिनेवा बोलते हैं, जिनेवा में ये रखा हुआ है। तो ये है, तो स्टार्टिंग में जो शुरुआत में हमने जो 1 kg का बनाया उसको बोलता है हम प्रोटोटाइप, और फिर उसी के जैसे जैसे हम मेजर करके पूरी दुनिया में बांट लेते हैं। दुनिया में बांटने के बाद उतना ही बड़ा वाला जो उतना ही एक वेट है उसको अगर हमने 5 बार इक्वल कर दिया, तो इसलिए हमने उसको क्या बोलने लगे, 5 किलो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उसके क्या बनाने लगे, वेट बनाने लगे। तो ये क्या था, तो ये एक यूनिट एसी है, मतलब मास एक ऐसी यूनिट है जो प्रोटोटाइप बेस्ड है। प्रोटोटाइप बेस्ड का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ हमने माना, इसका कोई बहुत स्पेशल एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट बेसिक क्वांटिटी जो है हमारे पास में है, दैट इज टाइम। टाइम इज मेजर्ड बाय सेकेंड एंड इट्स सिंबल रिप्रेजेंटेशन सिंबल इज एस। ठीक है, स्मॉल एस। अब थोड़ा सा यहां पर टाइम के साथ में भी हम लोगों को यही प्रॉब्लम आने लगी, जो हमको लेंथ के साथ प्रॉब्लम थी वही प्रॉब्लम हमारे पास में टाइम के साथ में भी आने लगी। अब टाइम के साथ में किस तरीके से प्रॉब्लम हमें क्रिएट होने लगी, तो हमने ये चीज देखा कि टाइम भी हमारी स्पीड के हिसाब से बदलता है। अब हमारी स्पीड के हिसाब से टाइम कैसे बदलता है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात थी। ठीक है, तो इसको एक समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या था कि जैसे क्या हुआ कि एक एरोप्लेन को जब मैंने देखा, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एक एरोप्लेन को जब मैं यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा हूँ, तो मैंने आसमान में 2 पॉइंट माने। ठीक है, अब एयर में मैंने एक पॉइंट यहाँ माना और एक पॉइंट यहाँ माना। ठीक है, मैं रोज एक ही जगह पे, फिक्स जगह पे खड़ा होता हूँ, और यहाँ पर से क्या होता है, एक एरोप्लेन गुजरता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब गुजरता है, तो मैंने जब वो जा रहा होता है वहां तक पहुंचने का, तो मैंने टाइम मेजर किया। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने देखा कि यहां से यहां तक जाने में वो 10 सेकेंड लगाता है। अब यहां से यहां तक, एक जगह से दूसरी जगह तक, मतलब आसमान में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, वो इस तरीके से देखने में मैंने देखा कि वो एरोप्लेन जो है वो 10 सेकेंड का टाइम यूज कर रहा है। अब जब 10 सेकेंड का टाइम यूज कर रहा है, मैंने बोला ठीक है, मैंने ये मान लिया कि भैया यहां से यहां तक एरोप्लेन यहां से यहां तक जब जाता है तो 10 सेकेंड का टाइम लगता है, तो ये मैंने एक स्टैंडर्ड अपने मर्जी से मान लिया। ठीक है, अब 10 सेकेंड मैंने उसको मान लिया।
उसके 10 टुकड़े कर दे तो एक टुकड़े को मैंने क्या बोला, 1 सेकेंड। अब लेकिन यहां पर क्या हुआ कि अगली बार जब मैंने देखा तो मैं क्या था कि एक प्लेटफॉर्म पे, मतलब मैं रेल के ऊपर, रेल का एक प्लेटफॉर्म था कि रेल के ऊपर खड़ा था। अब रेल के ऊपर खड़ा था, रेल इस डायरेक्शन में जा रही थी। अब रेल इस डायरेक्शन में जा रही थी, फिर से मैंने अब इसको देखा तो अब जैसे रेल इस डायरेक्शन में, रेल भी इस डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब रेल के ऊपर मैं खड़ा हूं, मैं भी इस डायरेक्शन में जा रहा हूं। अब जब मैं इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, एरोप्लेन इस डायरेक्शन में, तो अब फिर से जब मैंने एक जगह से दूसरी जगह तक देखा तो वही एरोप्लेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेकंड ले लिया। अब पहले मैं जब देखता था कि यार यहां से यहां तक जाने में 10 सेकंड का ये समय लगता था, आज 12 सेकंड ले रहा है। यानी जो मेरा टाइम का जो मेजरमेंट था वो क्या हुआ कि मेरी स्पीड की वजह से चेंज हो गया। अब इसी तरीके से एक दिन ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही थी, एरोप्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 पता चला 8 सेकंड में ले गया उसने। अब जब यहां से यहां तक जाने में 8 सेकंड, तो मैं जब इधर जा रहा था, प्लेन इधर जा रहा था, तो अब क्या हुआ कि हमारा टाइम का जो मेजरमेंट था वो अब बदल गया। हमने जो टाइम का मेजरमेंट माना था कि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म यानी जहां पर हम खड़े हैं उसका मोशन किस तरीके से है, वो कितना, उसकी स्पीड के ऊपर क्या हो रहा था, हमारा टाइम डिपेंड कर रहा था। अब फिर से हमारे सामने ये प्रॉब्लम होने लगी कि टाइम को अब किस तरीके से इलेबरेट करें, किस तरीके से समझाएं ताकि ये मिस्टेक्स ना हो। 1 सेकेंड टाइम कितना होता है? पहले हमने बहुत आसानी से 1 सेकेंड वाला समय बहुत अच्छे से बना लिया था कि हमने देखा था कि सूरज जब उगता है और उगने के बाद डूबता है फिर वापस उगता है, तो उस पूरे टाइम पीरियड को हमने 24 घंटे मान लिए। ठीक है, अब 24 घंटे मान लिए, यानी उसके 24 हिस्से कर लिए और एक हिस्से को हमने 1 घंटा बोला। अब उस 1 घंटे के हमने 60 हिस्से कर लिए, तो 60 हिस्से को, उसको एक हिस्से को हमने मिनट बोला। फिर उस 1 मिनट के हमने फिर से 60 पार्ट करे, तो उस 60 के एक छोटे पार्ट को हमने 1 सेकेंड बोला। तो इस तरीके से हमने एक्चुअली हमारा 1 सेकेंड बोला था। लेकिन अब हमें ये पता चला, हमने जब प्रैक्टिकल किए, हमने और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन किया और ज़्यादा उसके बारे में जब नॉलेज गेन किया, तो हमें ये पता चला कि स्पीड की वजह से टाइम वेरी करता है, अलग अलग टाइम हो सकता है। अब अलग अलग टाइम हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि जब मैं अर्थ से इस तरीके से यहां तक जा रहा था, मतलब क्या हुआ कि अर्थ भी इस तरीके से क्या हो रही है, अपने चारों तरफ एक्सिस, मतलब अपने एक्सिस पे रोटेट करे, साथ ही साथ में सन के भी चारों तरफ घूम रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हम रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, और रिलेटिव मोशन कर रहे हैं इसका मतलब जो हम टाइम की जो स्टैंडर्ड जो हमने 1 सेकेंड बनाया था वो कम या ज्यादा या बदल सकता था, जिसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अब यहां पर हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने लगी, तो इसलिए हमने टाइम का एक स्टैंडर्ड, एक अलग तरीके से मेजरमेंट माना, और उस अलग तरीके से मेजरमेंट को किस तरीके से, तो डेफिनेशन हम देखते हैं। क्या देखा? द सेकेंड इज ड्यूरेशन। अब फिर से सीधी सी बात है, यूनिवर्स में क्या नहीं बदलती है, तो स्पीड ऑफ लाइट नहीं बदलती, तो वो स्पीड को हमने, उस लाइट की स्पीड को फिर से हमने यूज किया। द सेकेंड इज ड्यूरेशन ऑफ, ठीक है, थोड़ा सा लाइट बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब 9192631770 periods of radiation corresponding to transition between the two hyperfine levels of the ground state of cesium 133 atom। अब यहां पर थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है कि थोड़ा सा, सबसे पहले बात तो इस चीज को समझाने के लिए देखिए अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से हमने ये चीज को बनाया। अब सबसे पहली बात तो क्या था कि हमारे पास जैसे ये एटम है, ठीक है, तो एटम है, तो इस एटम के चारों तरफ यहां पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करता है, मोशन करता है। अब जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जब मोशन करता है, तो हमने क्या करा, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी। अब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, किसके रूप में एनर्जी दी, तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, या इसको पुश किया सिर्फ। अब जैसे ही हमने इस इलेक्ट्रॉन को पुश किया, तो पुश करने के बाद क्या होता है कि ये इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब पुश करने का तो इसकी एनर्जी, तो ये हल्का सा यहां पर आ जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अपनी ग्राउंड स्टेट से उठ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया।
अब ग्राउंड स्टेट से ऊपर की तरफ आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये अपने अब इस ऑर्बिट में घूमना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन लगेगा क्योंकि आपने अभी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस तरीके से पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से अपना एक नए लेवल में घूमने की कोशिश करता है। अब जैसे ही हमने इसको क्या करा, हिट करा, एनर्जी दी, तो एनर्जी लेकर ये अपर लेवल में चले गए। अब लेकिन यहां पर आप केमिस्ट्री में आप देखोगे, वहां पर जानोगे कि इसको क्या है कि यही पीरियड में घूमने की कोशिश करता है, या ये इसी ऑर्बिट में घूमना चाहता है, दूसरा ऑर्बिट में नहीं घूमना चाहता। इसका मतलब क्या है कि जब ये यहां पर था, इस जगह पर था, तो इस जगह से ऊपर की जगह पर गया। अब ये यहां पर बहुत देर रुकेगा नहीं, अब ये क्या होगा, अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। अब जैसे ही अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो हम क्या देखेंगे कि हमारे ग्राउंड स्टेट में जैसे ही वापस आएगा तो कुछ डायरेक्ट, लेकिन उस स्पीड को मेंटेन न करने का, तो थोड़ा सा इधर पहुंच जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर वापस आने की कोशिश करेगा, फिर इधर पहुंच जाएगा, फिर वापस, फिर इधर। तो इस तरीके से इसके बीच का ये मोशन होते होते और फाइनली ये क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर एक जगह पर रुक जाएगा। थोड़ा सा आपको देखिए इसको मैं दूसरे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हमारे पास क्या है, एक पेंडुलम, ठीक है। ये पेंडुलम है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल फिक्स कर दिया ऊपर से। अभी एक पेंडुलम है। अब एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही मैं इसको इतना डिस्प्लेसमेंट कर देता हूँ, अब जैसे इसको मैंने इस डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेस कर दिया, ये इसकी नई पोजीशन इतनी डिस्प्लेस कर दी। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं, तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, तो छोड़ने के बाद हम क्या देखेंगे कि ये इस डायरेक्शन में इधर आता है। लेकिन क्या इधर आके जस्ट रुक जाता है? नहीं, वो थोड़ा सा इधर भी डिस्प्लेस होता है, फिर इसके बाद इधर आता है, फिर इधर आता है, और फिर ऐसे ऐसे करते करते उसकी स्पीड क्या होती है, फाइनली एक जगह पर आकर खत्म होती है। ये चीज समझ में आई? तो इसी तरीके से ये चीज आप लोगों को समझने वाली बात है कि इस तरीके से यहां पर इसके बीच में होता है, ठीक है। अब यहां पर भी कुछ यही कंडीशन घटेगी। अब यही कंडीशन किस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन अपर लेवल में गया तो वो वापस लोअर लेवल में आता है, तो ठीक अपने उस जगह पर रुक नहीं पाता, थोड़ा सा आगे निकल जाता है। फिर उसके बाद वो वापस से उस जगह पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन स्पीड की वजह से वो थोड़ा सा और आगे निकल जाता है, और इस तरीके से उसका मोशन करते करते उस अपनी स्पीड, अपना जो हार्मोनिक मोशन है, इस तरीके से वाइब्रेशन करते करते क्या होता है, वो फाइनली अपने उस ग्राउंड स्टेट में आके रुकता है। अब चूंकि इसने ऐसा किया, थोड़ा सा फिर से यहां पर समझिएगा कि यहां पर इसने अपना क्या करा था, हमने जो एनर्जी दी थी, उस एनर्जी की वजह से इसके बीच में क्या मोशन क्रिएट हुआ, एक वाइब्रेटरी मोशन या ऑक्सीलेशन इस इलेक्ट्रॉन ने करना चालू किया। अब इस ऑक्सीलेशन करने की वजह से ये क्या होगा, इस ऑक्सीलेशन की वजह से यहां पर ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है कुछ इस तरीके से। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है, जब तक ये इलेक्ट्रॉन ये मोशन करता रहेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही क्या कहलाती है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही एक्चुअली हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम बोलेंगे रेडिएशन। और एक्चुअली क्या है कि जो हमारे पास जो लाइट आती है, ये सारी लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरीके से निकल रही है, तो मेरे हाथ पे लगेगी, पैर पे लगेगी, स्किन पे लगेगी, कान में जा रही है, सर पे जा रही है, आंखों में भी जा रही है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे जा रही है हमारे चारों तरफ, तो हमारे कौन से सेंसर्स इसको सेंस कर सकते हैं, तो हमारे जो 5 सेंसर्स हैं, उन 5 सेंसर्स में तो इसका जवाब है कि हमारी आंखें उसको सेंस कर सकती हैं। तो ये रेडिएशन जब हमारी आंखों में जाती है, तो हमारे ये जो जाती है, ये रेडिएशन हमारे पास इस तरीके से आ रही है, और ये अपने साथ में एनर्जी लेकर आती है, और वही एनर्जी जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर गया था, तो वो एनर्जी अपने साथ में लेकर आती है और हमारे रेटिना पर एक सेंसेशन जनरेट करती है, और उस सेंसेशंस को हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो माइंड होता है, उसको समझता है, और उस समझने के बाद क्या करता है, उसको कलर के रूप में समझता है। और कलर के रूप में समझता है, तो जब भी ये लाइट जब भी आती है, तो इन सभी के पास एक चीज होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी, और जिसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी हम आगे जाके एडवांस क्लासेस में देखेंगे कि ये सभी के पास अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी देखिए, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो हर एक मटेरियल के पास अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब क्या है कि ये एक पेंडुलम है। अब ये इसको मैंने यहां तक अगर इसको
डिस्प्लेस किया तो ये इधर से जाकर वापस ऐसा आएगा, ठीक है, अपनी मेन पोजीशन, मतलब यहां से इतना जाके आएगा। अब इसमें इसने मान लो 2 सेकंड का समय लगाया, जस्ट एक इमेजिन हम मान लेते हैं कि 2 सेकंड का इसने टाइम लगाया। अब अगर इसी पेंडुलम को मैं सिर्फ यहां तक फ्लक्चुएट करता हूं तो ये इसका मोशन इतना होगा, तो अभी भी ये पूरा यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम पीरियड लगाएगा, तो 2 सेकंड का ही समय लगाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं इसको भले यहां तक तो इतना फ्लक्चुएशन करेगा ये, तब भी 2 सेकंड का समय लगाएगा, और यहां से सिर्फ इतना फ्लक्चुएट कर रहा है यानी वापस अपनी पोजीशन पे आने में फिर से 2 सेकंड का टाइम लगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हर एक मटेरियल के पास अपनी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, हर एक मटेरियल के पास अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है। इसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि हमारे पास जो जैसे एक लोहे की स्केल है, अब उस लोहे की स्केल को जैसे मैंने इधर से हिलाया और छोड़ दिया, तो वो छोड़ने के बाद इस तरीके से वाइब्रेट करेगी। अब वाइब्रेट करेगी तो अपनी एक से यहां से वहां तक वापस आने में उसने जितना टाइम पहले लिया, अब मैं इसको भले कितना भी फ्लक्चुएट कर दूं, उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमेशा उतनी ही रहेगी तब तक जब तक कि मैं लेंथ चेंज नहीं करूं, और थोड़ा सा नीचे से तो अब बदल सकती है। तो ये हम आगे जाके एडवांस लेवल में देखेंगे, एडवांस क्लासेस में देखेंगे कि इस तरीके से हर एक मटेरियल के अपने हिसाब से एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है। इसका मतलब हर एक एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी इस तरीके से जब फ्लक्चुएट करेगा, तो ये जितना टाइम इसने इतने में लिया भले ही उतना ही टाइम ये यहाँ पर भी लेगा, और इसी चीज को हम बोलेंगे उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी। यानी हर एक मटेरियल के पास क्या होती है, अपनी खुद की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, खुद की एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है। और वही नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होता है, जब हमारी आंखों में जाती है, हमारे आंखों में जाने के बाद सेंसेशन जनरेट करती है, तो हम उसको, हमारा माइंड उसको सेंस करके बताता है, और किस फॉर्म में बताता है, तो कलर्स के फॉर्म में बताता है, ठीक है। यानी किसी मटेरियल की नेचुरल फ्रिक्वेंसी आई, और नेचुरल फ्रिक्वेंसी जैसे ही हमारी आंखों में आई, तो आंखों में आने के बाद हमने देखा कि यार ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमारे आंखों में एक सेंसेशन जनरेट करे, हम बोल रहे हैं कि रेड कलर है, ठीक है। अब एक दूसरा मटेरियल है, ठीक है, एक दूसरा मटेरियल जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा थी, पहले वाले से ज्यादा थी, वो गई हमारे आंखों में ज्यादा सेंसेशन जनरेट कर रही है। अब ज्यादा सेंसेशन जनरेट कर रही है और हमने उसको देखा तो हम बोलते हैं ये ब्लू कलर है। यानी रेड कलर की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी सी कम होती है, और ब्लू कलर की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है वो हाई होती है। तो इस तरीके से हमने ये आप लोगों को थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से हम लाइट को समझते हैं, कलर्स को समझते हैं, हमारा आउटर वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है मेन फिनोमेना नेचुरल फ्रिक्वेंसी का, ठीक है। इसे हिंदी में अनुनादीय आवृत्ति भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं आप लोगों को यहां पर समझाना चाहता था। अब इसी तरीके से क्या हुआ, तो इसी तरीके से हमने एक स्पेशल एटम लिया, क्योंकि हमें मालूम है कि अब सबकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी, हर मटेरियल, हर एटम इस तरीके से बिहेव करेगा, लेकिन जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की अपनी खुद की एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी, वो हमेशा उसके जैसे ही बिहेव करेगा और करेगा। कार्बन लिया तो कार्बन की अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी, वो उसकी जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। और ये क्या होता है, तो एक सेकंड में ये जितने ये पाथ ट्रेवल करता है, जितनी बार इस तरीके से हिल जाएगा, उसको बोल लेंगे हम उसकी फ्रिक्वेंसी। एक सेकंड में जितने बार वो इस तरीके से मोशन कर लेता है, ठीक है। मैं आप लोगों को वेव वाले टॉपिक में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है, वहां पर हम इसको और ज्यादा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप लोग यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर 1 सेकेंड टाइम क्या है। तो देखिए, द सेकेंड इज ड्यूरेशन ऑफ 9192631770, ठीक है, periods of radiation corresponding to transition between two hyperfine levels the ground state of cesium 133 एटम। यानी हमने क्या लिया, सीजियम का 133 एटॉमिक मास वाला क्या लिया, एक एटम लिया, एटॉमिक वेट वाला एक्चुअली एक एटम लिया, ये सीजियम का एटम लिया। अब सीजियम के एटम को इसी तरीके से जब हमने एनर्जी दी, और एनर्जी देके जब वो अपने अपर लेवल में गया, और अपर लेवल से वापस लोअर लेवल में इस तरीके से फ्लक्चुएट होकर आ रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीलेशन करते हुए आ रहा होगा, एक रेडिएशन जनरेट कर रहा होगा, तो उस रेडिएशन का ये है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है, इसका मतलब क्या है कि एक सेकेंड में वो इतना पीरियड बार, और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, हाँ, आज हम इनको गिन सकते हैं,
कि वो 1 सेकेंड में कितनी बार इस तरीके से क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। तो सीजियम के एटम को जब हम लेते हैं तो वो 1 सेकेंड में इतने पीरियड जनरेट करता है, और इतना पीरियड अगर सीजियम का एटम इतना जनरेट कर रहा है तो इतने पीरियड बनाने वाले उस समय को हम बोलेंगे 1 सेकेंड। समझ में आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा टफ है। एक्चुअली आप लोगों को टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने इसके पहले की जो बेसिक चीजें हैं वो नहीं पढ़ी है, फिर भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है इसको काफ़ी अच्छे से आपको याद करना है, लर्न करना है, हमेशा याद रखना है, क्योंकि आप लोगों से एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल तो नहीं आएंगे, आप लोगों को इसको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अच्छा, एक और बात, मेन बात याद रखना कि इन तीनों यूनिट्स में से प्रोटोटाइप यूनिट किसकी है? तो प्रोटोटाइप यूनिट मास की है, यानी मास को हमने स्टैंडर्ड हमारे हिसाब से माना है, उसकी कोई एग्जैक्ट क्लेरिफिकेशन हमने आज तक नहीं दिया, जबकि टाइम और लेंथ के साथ में थोड़ा सा चेंजेस था, तो इसलिए हमने उसको एक यूनिवर्स के एक फिनोमिना के साथ हमने इसको समझने की कोशिश करी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अब बाकी की जो मैंने आप लोगों को टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, तो मैंने आपको 3 बता चुका हूँ। ठीक है, 6 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज अब जो बची है वो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्लास में काफ़ी मज़ा आया होगा। आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।